हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वान्या नरेन, एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं आज आ गई हूँ एक बहुत ही अच्छे से नए से मज़ेदार से चैप्टर के साथ। और ये चैप्टर जो है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर का है, मतलब मेरे साथ ये भी आ चुके हैं, दौड़ते भागते आते हैं आपसे मिलने और बहुत ही माइंड कर जाते हैं जब मैं कहती हूँ कि सिर्फ मैं आ गई हूँ। तो ये आ गए मिलने और ये बेसिकली आज हमें जिनसे मिलवाने वाले हैं ना, ये जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसके ऊपर आई एम श्योर एक ड्रामा भी बना था जो मैंने बचपन में देखा था, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग टेक, राइट। ये अगर आप देखेंगे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है उसका चैप्टर नंबर 7 है, वन शॉट है। वन शॉट ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं, व्हाट वी डू नॉर्मली आइडियली इज कि हम पूरी रीडिंग करते हैं, राइट। व्हाट आई पर्सनली डू लव डूइंग इज कि हम पूरा चैप्टर समझ लें, सो दैट वट एवर काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स अप, हमें उसमें ये नहीं लगना चाहिए या हमें ब्लैंक आउट या फेज आउट नहीं होना है कि वी हैव नॉट कंप्लीटेड दैट थिंग। वो चीज़ कंप्लीटेड होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी रियली हैव टू वर्क ऑन। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं वन शॉट। वन शॉट में चैप्टर नंबर 7, जैसा मैंने कहा, नेकलेस आप समझ ही सकते हैं कि एक बहुत सुंदर से प्रिटी से नेकलेस के ऊपर पूरी स्टोरी है। एक बहुत ही घुमावदार ट्विस्ट क्लाइमेक्स है जो कि आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बताऊंगी नहीं, बहुत आयरॉनिकल पैराडॉक्सिकल भी लगेगा आपको और आपको लगेगा अरे यार वाली फीलिंग जो आती है ना, वो भी आएगी इसमें, ठीक है। और मैं ये बता दूं कि जिस राइटर के द्वारा ये लिखा गया है, ये फ्रेंच सेटअप में लिखा हुआ की लिखी हुई स्टोरी है, फ्रेंच बैकग्राउंड है इसका। और इसके जो राइटर हैं वो भी एक बहुत फेमस राइटर हैं और उनकी बहुत सारी फ्रेंच नॉवेल्स और राइटिंग्स बहुत फेमस हैं। बट बहुत ज़्यादा लेट्स नॉट गो टू मच इन टू डिटेल ऑफ इट, है ना। कई बार बहुत ज़्यादा जब हम डिस्कशन कर लेते हैं किसी के ऊपर तो उसकी जो सस्पेंस थ्रिल है वो ख़त्म हो जाता है, तो हम उसको नहीं करते, फटाफट आते हैं अपने चैप्टर पे। नाउ शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if though an error of destiny into the family of clerk. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by the man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. अब यहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे किसी कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो कैरेक्टर जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बातें हमें नहीं बताई गई हैं। हमें ये बताया गया है दैट शी वॉज वेरी प्रिटी यंग लेडीज़, ठीक है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज़, मतलब प्रिटी है। शी वॉज अमंग दोज यंग लेडीज़ जिसको आप कह सकते हैं कि सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये भाग्य का खेल है जिसके कारण उसका जो जन्म है वो क्लरिकल फैमिली या फैमिली ऑफ क्लर्क्स में हुआ है। मतलब उसके पास कोई बड़ी होप्स नहीं है, कोई बड़ा फॉर्च्यून नहीं है, कोई ऐसा वे आउट नहीं है जिससे वो नोन हो सके, या आप कह सकते हैं कि बहुत अमीर बन सके या रिच बन सके या नोन हो सके या दुनिया उसको पॉपुलर हो सके, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इस वजह से उसके पास कोई भी ऐसा तरीका भी नहीं था कि वो किसी बड़े आदमी से या अमीर आदमी से शादी कर पाती। तो उसने क्या किया, उसने फिर फाइनली उसको शी हैड टू सेटल इन फॉर व्हाट वाज हर डेस्टिनी, और उसने एक पेटी क्लर्क यहाँ पे बोला गया है आपको ये समझाने के लिए कि एक डिस्टिंक्शन, मतलब कहीं ना कहीं पेटी क्लर्क मतलब छोटा आदमी, पेटी मतलब छोटा, राइट। तो यहाँ पे एक क्लास डिस्टिंक्शन बताया गया है, एक सुपरफिशियलिटी बताई गई है कि उसने क्या किया, उसने एक क्लर्क से शादी कर ली जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में था। वो सिंपल थी लेकिन खुश नहीं थी इस चीज़ से। तो यहाँ पे आपको एक बंदी का ये बंद समझ में आ रहा है कि जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन है दैट शी वाज प्रिटी बट शी वाज and she actually thought that she deserved much more in life than what she got, and that was the reason for her unhappiness. Now she suffered incessantly, feeling herself born for all the delicacies and luxuries. उसको somehow ये लगता था कि वो जिस लाइफ को वो जी रही है वो उस लाइफ को के लिए नहीं बनी है, वो उसके लिए बहुत सारी लग्जरीज और बहुत एक अलग दुनिया है। ये जहाँ वो पैदा हुई है वो दैट इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड वेयर शी बिलोंग टू। Now, she suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. अब वो अपने आसपास देखती थी, उसको लगता था कि वो तो बिल्कुल ही किसी बड़े राजघराने में पैदा होने के लिए बनी थी, या उसको कहीं बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए वो बनी थी। और फिर जब वो अपने आसपास देखती थी तो उसके जो घर के हालात थे उसको दिखते थे कि शाबी सा घर है और बहुत ही जिसको आप कहते हैं कि एक नॉर्मल सा एक हाउस होल्ड है जिसमें कोई भी फैंसी सी चीज़ नहीं है। जिसमें वो देखती थी कि पूरे जो चेयर्स हैं वो वॉर्न आउट सी चेयर हैं, शाबी सी दीवारें हैं। तो ये सब कुछ देख के वो अनहैप्पी भी होती थी और अनहैप्पी होने के साथ साथ उसको गुस्सा भी आता था अपनी लाइफ की सिचुएशन को देखकर। नाउ
When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewel, anything, nothing, and she loved only those things. और जब भी उसका हस्बैंड जो था वो बड़ा सिंपल सा आदमी था, तो जब भी वो खाना खाने बैठते थे, जब भी वो अपने हस्बैंड के ऑपोजिट बैठती थी और उसका हस्बैंड जो है वो बेसिकली वो क्लॉथ हटाता था खाने के लिए, तो वो बहुत ही डिलाइटेड हो जाता था. मतलब वो एक नॉर्मल आदमी था, सिंपल आदमी था, एंड ही वाज ओके विद द लाइफ दैट ही वाज लीडिंग एंड ही वाज हैप्पी इन दैट वर्ल्ड, राइट. तो कहता था, अरे वाह कितना अच्छा पॉट पाए है, मैंने तो इससे अच्छी चीज़ कभी नहीं खाई. वो उसका हस्बैंड ये बात बोलता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसको देख के सल्क करती थी और कहती थी, और उसको उस टाइम पे याद आता था कि वो लाविश डिनर और बूफे डिनर्स एंड लंचेस एंड ब्रेकफास्ट एंड एक्सक्विसिट फूड जो कि सर्व किया जाता है बहुत खूबसूरत सी मार्वलस सी डिशेस में और लेड आउट टेबल में, और उसको वो सब चलता था उसके दिमाग में. तो वो बेसिकली शी हैड नीदर फ्रॉक्स और जूल्स एंड नथिंग. और उसके पास देखा जाए तो वो सब कुछ उसके दिमाग में चलता रहता था. वो अपनी जिसको बोलते हैं ना ख्याली पुलाव बनाती रहती थी, अपनी बनाई हुई दुनिया में रहती थी. ना उसके पास कोई महंगे कपड़े थे, ना उसके पास कोई महंगी जूल्स थे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उन्हीं में घूमती रहती थी. उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वही एक जिसको आप कहते हैं ना बनावटी मेड अप वर्ल्ड जो है उसके दिमाग में चलता रहता था. और उसको बेसिकली शी ओनली लव दोज थिंग्स. शी हैड अ रिच फ्रेंड, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी उसके स्कूल टाइम की, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी कॉन्वेंट में. वो ज़्यादातर उससे मिलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि क्या होता था जब भी वो उससे मिलने जाती थी, तो जब वापस आती थी तो उसकी लाइफ और उसका कंफर्ट और उसकी लग्जरीज देख के शी यूज्ड टू सल्क. मतलब वो ऑन डेज मतलब उसको लगता था कि मेरी लाइफ कितनी ख़राब है, और वो रोएगी और वो सल्क करेगी उस चीज़ को लेके, और उसको डिस्पेयर होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, और उसमें कहीं ना कहीं वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और उसका बढ़ जाता था. नाउ one evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. "Here," he said, "here is something for you." She quickly drew out the printed card on which were inscribed these words. अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब वो घर लौट के आई तो उसके हस्बैंड ने एक एनवलप था उसके हाथ में, और उसने वो एनवलप उसको दिखाया उसकी वाइफ को, और कहता है, देखो तुम्हारे लिए आज कुछ है. और वो जल्दी से उठी और उसने वो प्रिंटेड कार्ड निकाला और पढ़ा, जिसमें ये शब्द लिखे हुए थे: "The Minister of Public Instruction and Madame George Rompanu asked the honor of M&M's Lysel's company Monday evening, January 18th at the minister's residence." अब आपको पता चलता है कि वहाँ पे उनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस से डिनर पे, या आप कह सकते हैं इवनिंग में जाने का मौका मिलता है. ठीक है, तो वो इनवाइट था. तो वो इनवाइट कहीं ना कहीं उसके लिए अगर आप बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड वो एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन वो खुश होने की जगह अगर आप बात करते हैं जो कि उसके हस्बैंड ने सोचा था कि तुम्हारे लिए कुछ है, क्योंकि उसके हस्बैंड को मालूम था कि उसको बहुत इस तरह की चकाचौंध वाली दुनिया बहुत अच्छी लगती है. एंड शी लाइक्स गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल हु आर जिसको आप कहते हैं ना उसकी सोसाइटी या उसकी क्लास से हायर होते हैं, वो लोगों के साथ उसको उठना बैठना अच्छा लगता है. तो अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसके हस्बैंड ने सोचा था कि तो बहुत ही ग्लैड हो जाएगी, खुश हो जाएगी, डिलाइटेड हो जाएगी. बट उसने क्या किया, उसने इन्विटेशन स्पाइटफुली टेबल पे रखा एंड उसने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या करूँ उसके साथ. कहती है क्या, what do you suppose I want to do I want with that. But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and the fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. तो कहते पर स्वीट हार्ट, तुम्हें बहुत शौक है इस तरह की चीज़ों का, और तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, तो तुम्हें अच्छा लगेगा वहाँ जाके. और यहाँ पे बहुत हायर तरह के हायर सोसाइटी के लोग होंगे, और पूरे जिसको आप कहते हैं ऑल ऑफ द who's who ऑफ द सिटी विल बी देयर. ऑफिशियल लोग होंगे, एंड यू विल एक्चुअली एंजॉय बीइंग देयर. नाउ she looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" तो कहती, और वो बहुत ही गुस्से में बोलती है, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे वहाँ क्या पहन के जाना चाहिए exactly? Now, he had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go out to the theatre? It seems very pretty to me." He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" तो कहते, नहीं वो जो तुम कपड़े पहन के जाती हो थिएटर में, जब हम मूवी देखने जाते हैं, तुम कितनी सुंदर लगती हो उनमें. ये बोला उसने, और वो चुप हो गया, क्योंकि वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो रो रही है और वो समझ नहीं पा रहा है. वो कहते, तो क्या हो गया तुमको, क्या हो गया तुमको. Now,
By the violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm way, wiping her moist cheeks. Nothing. Only I have no dress, and consequently, I cannot go to this affair. Give your car to some colleague whose wife is better fitted out than I. तो अब गुस्से में वो बोलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ थोड़ी शांत करती है, कहते कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ, मेरे पास कुछ भी ढंग का पहनने को नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, तो तुम अपने किसी कॉलीग को ये कार दे दो जिसकी वाइफ के पास मुझसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हों वहाँ पे पहन के जाने के लिए. He was grieved but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." तो कहते हैं अच्छा एक काम करते हैं मटिल्डा, हम देखते हैं कि कोई कॉस्ट्यूम अगर ख़रीद लेते हैं तो हमें कितने का पड़ेगा, और अगर हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम किसी दूसरे ओकेजन पे भी उसको पहने तो हमें कहाँ तक का पड़ेगा. नाउ यहाँ पे पहली बार उसका नाम जो है वो आया है, ठीक है, मटिल्डा नाम है उसका. नाउ she reflected for some second, thinking of the sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." अब क्या हुआ कि वो कोई बड़ा वो बोलने वाली रहती है, कोई अमाउंट बोलने वाली रहती है, लेकिन वो बोलते बोलते जैसे उसका हस्बैंड पूछता है कि कितने तक की तुम्हारी ड्रेस आ जाएगी अगर हम नई ड्रेस लेते हैं कोई, तो अब वो कोई बड़ा अमाउंट बोलती है, कुछ नहीं बोलती, तो उससे पहले वो थोड़ा सा ठटकती है, थोड़ा सा रुक जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट बोलूँगी तो इकोनॉमिकल क्लर्क है बेचारा, तो ये वैसे ही मना कर देगा, ठीक है, और एकदम मना कर देगा और एकदम हैरान परेशान हो जाएगा सुन के ही. तो वो कहती है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितने की आएगी कितने की नहीं आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक के आसपास आ जानी चाहिए. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer, with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress." तो अब वो बेचारा थोड़ा सा पेल पड़ जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पे आप बात कर रहे हैं फ्रांस की, राइट, तो फ्रांस में वहाँ पे हंटिंग वगैरह और ये सब बहुत बड़ा गेम रहता है, तो उसने 400 फ्रैंक जो है उसने बड़ी मुश्किल से बेचारे ने जमा किए थे कि अपने फ्रेंड्स को हंटिंग पार्टी जो है वो नेक्स्ट समर में जो होने वाली है उसको ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो उसके लिए बड़ा सपना था वो गन खरीदने का, तो अपने दोस्तों को करेगा जो कि लार्क्स वगैरह शूट करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं था कि मैं भी वो करूँगा, लेकिन खैर फिर भी वो दिल पे पत्थर रखता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, तुम ड्रेस ले लो और तुम अच्छी ड्रेस लेना कोई. The day of the ball approached, and M.M. Liesel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 to 3 days." अब क्या हुआ, जैसे जैसे बॉल आ गया, अब दिन आ गया बॉल का, तो लाइजल जो है वो थोड़ी सी सैड है और डिस्टर्ब्ड है, एंग्शियस है. अब उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसकी ड्रेस जो है वो तो तैयार हो गई थी, लेकिन फिर भी एक तरह से वो चुप चुप सी थी, और उसका हस्बैंड कहता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तो पिछले 2-3 दिन से अजीब सा बिहेव कर रही हो. And she responded, "I'm vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." कहती कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, वो गुस्से में थी, झुंझुलाई हुई सी, कहती है मेरे पास ठीक है ड्रेस है, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ ज्वेलरी नहीं है इसके साथ, मैं ऐसे ही जाऊँ बिना कुछ ज्वेलरी के, बिना ऐसी खाली गर्दन और खाली गले के मैं जाऊँ, मतलब मैं ऐसी लगूंगी जैसे ऐसे ही पता नहीं कहाँ से कोई उठ के आ गई है, इससे तो बेटर है कि मैं इसमें जाऊँ ही ना. He replied, "You can wear some natural flowers in this season. They look very chic." तो कहते तुम कुछ नई एक्जॉटिक ज्वेलरी की जगह तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो ना, आज के इस मौसम में बहुत आते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं वो. She was not convinced. "No," she replied, "there's nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग क्या हो सकता है कि वहाँ पे जितनी भी फीमेल और जितनी भी वेमेन आएंगी, दे मस्ट बी वेयरिंग ऑल एक्सपेंसिव ज्वेलरी, और मैं फ्लावर की ज्वेलरी पहन के जाऊँ, इससे ज़्यादा शाबी लगने से ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग कुछ भी नहीं होता व्हेन यू आर इन द कंपनी ऑफ रिच वुमेन. Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend M.M. Frostier and ask her to lend you her jewels." तो कहते हैं ओहो हम कितने मूर्ख हैं, वो जो तुम्हारी फ्रेंड है उसके पास तो इतनी महंगी महंगी ज्वेलरीज हैं, उसके पास जाओ ना फ्रॉस्टिया के पास और उससे ले लो कोई सी ज्वेलरी शाम के लिए पहनने के लिए. She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. M.M. Frostier went to her closet, took out the large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." तो दूसरे दिन अपने फ्रेंड के पास जाती है, उसको अपनी पूरी राम गाथा बताती है कि मैं इस वजह से परेशान हूँ और हमें ऐसे बॉल में जाना है और इवनिंग पार्टी में जाना है, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने को और मैं क्या पहन के जाऊँ, मैं तो बिल्कुल तैयार भी नहीं हो पा रही हूँ. तो उसकी फ्रेंड जो है बहुत कहती है अरे इतनी सी बात, तो कहती है वो जाती है अपने क्लोजेट के पास, ज्वेलरी का बॉक्स निकाल के लाती है, खोलती है और उसको कहती है जो चाहिए तुम्हें इसमें से ले लो. नाउ
She saw at first some bracelet, then a collar of pearl, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewel before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" तो वो पहले कुछ ब्रेसलेट देखती है, फिर वो वेनेशियन क्रॉस देखती है गोल्ड ज्वेलरी का, और जाके वो ग्लास के सामने खड़े होकर करती है, थोड़ी हेजिटेट होती है, थोड़ी सकपकासी सी है, फिर कहती है, फिर भी वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो ले या छोड़े, फिर उससे कहती है, और भी कुछ है क्या? Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you. Suddenly she discovered in the black satin box a superb necklace of diamonds. Her hand trembled as she took it out. She placed it about her throat, against her dress. This was aesthetic. She then asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this?" Finally, जब वो थोड़ा तय नहीं कर पा रही हो, तो एक सेटिन का एक ऐसा बॉक्स है, उसको खोलती है वो, और उसमें एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ब्लैक सैटिन के बॉक्स में एकदम डायमंड का नेकलेस रहता है. It was pretty, it was beautiful. With a trembling hand, because she has never hold something so exotic ever. उसने इतना सुंदर कोई नेकलेस कभी नहीं देखा, उसने इतना प्यारी कोई चीज़ कभी नहीं देखी. उसने जैसे भी उसको निकाला और जैसे ही अपने गले पे लगाया, but trembling because उसने इतनी महंगी चीज़ भी कभी नहीं देखी थी, right? तो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, because उसको मालूम है कि it is so exotic, so expensive, वो देखती है और पलट के कहती है कि क्या तुम मुझे ये लेंड कर दोगी क्या? Now, only this? Why? Yes, certainly. तो उसकी फ्रेंड कहती है, सिर्फ ये? हाँ हाँ बिल्कुल ले लो. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. उसने अपनी फ्रेंड के पास गई और उसको बहुत ही खुशी खुशी हक किया, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी दूर हो गई थी, और फिर वो जो ट्रेजर था, मतलब वो जो नेकलेस है, उसके साथ वो चली गई. The day of the ball arrived. Emma Liesel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. अब बॉल आ गई और उसमें अब लाइजल जो थी वो सबसे अलग लग रही थी वहाँ पे. मतलब she was the prettiest among all. She looked most beautiful, most elegant. All men wanted to be in her company. Everybody asked her name. She looked simple, she looked elegant, she looked beautiful, and everything. मतलब she was the most sought after woman in that ball, right? Now, she danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. और बस अब वो दिल खोल के she was just enjoying herself, having a dance, having a ball, और अपने आप में जिसको कहते हैं ना, वो नशे में थी. वो नशे इन द सेंस कि वो इतने नशे में थी कि वो उसको जो आप कहते हैं ना, लोग उसको आके उसकी तारीफ़ें कर रहे थे, उसको खुशी खुशी आके मिल रहे थे, and she was just in another world altogether. मतलब जिसको कहते हैं उसको ज़मीन पे पैर नहीं पड़ रहे थे. She was so excited. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब वो देखते हैं कि 4 o'clock के आसपास सुबह वो जाती है. हस्बैंड जो है तकरीबन, अगर आप देखते हैं जो लिटिल सैलॉन्स में रात के बाद उसका हस्बैंड जो बेचारा पास में जो सैलॉन है वहाँ पे ऑलमोस्ट उसकी आधी नींद पूरी हो गई है. शी वॉज जस्ट एंजॉइंग हर सेल्फ. हर हस्बैंड हैड लिटरली रिटायर्ड लाइक आधी रात के बाद कि भाई मेरे बस की नहीं है, ठीक है. और बाकी और भी जो बाकी 3 जेंटलमैन थे वो भी वहीं पे सो रहे थे, क्योंकि उनकी वाइफ भी जो थी वो पूरी मेरी में और अपनी एंजॉयमेंट में लगी हुई थी, ठीक है. नाउ he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose perversity clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by any other women who were wrapping themselves in the rich fur. अब क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसके शोल्डर पे एक ऐसी शॉल जो आप कह सकते हैं बहुत ही जो सस्ती सी शॉल थी या रैप था, उसके ऊपर डाला, जो कि आप कह सकते हैं कि उसकी बॉल जो थी, उसकी जो एलिगेंट ड्रेस और रिच ड्रेस थी उसके साथ वो जा नहीं रही थी, ठीक है. और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है कि कोई और ना देख ले मुझे इससे पहले कि मैंने इतनी हल्की सी सस्ती सी रैप जो मैंने किया हुआ है, क्योंकि बाकी जो वहाँ पे विमेन थी वो सारे रिच फर जो है उसमें रैप की हुई थी, राइट. लाइसल डिटेन्ड हर. वेट said he, I'm going to call a cab. तो उसका हस्बैंड जो उसको कहता है रुको रुको मैं कैब तो बुला लूँ. But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at the distance. अब वो रुकी ही नहीं, वो उसको इतना भी इंतजार नहीं था, वो वहाँ से उसको लग रहा था बस किसी तरह मैं भाग जाऊँ उससे पहले कि मुझे बाकी औरतें देखें. और जैसे ही वो नीचे पहुँची, स्टेप से दौड़ती हुई वो नीचे गई और उसने जैसे ही स्ट्रीट पर पहुँची तो देखा कि वहाँ पे कोई भी कैरेज, कोई भी चीज़ नहीं है. अब घर तो जाना था, सुबह बहुत ही ऑड आवर्स हो रहे थे, राइट. अब वो एक कोचमैन उनको दूर दिख रहा था तो उसको आवाज़ देके जैसे बोलते हैं ओ भैया टाइप का वो आवाज़ देके उसको बुला रहे थे.
Now, they walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in the Paris after nightfall. अब वो चलते जा रहे हैं और वो रिवर के आसपास जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा ठंड है कि उनकी कपकपी निकल रही है, दे ऑलमोस्ट शिवरिंग आउट देयर. और फाइनली उनको एक जो है वो कैरेज मिलती है, पुरानी सी बग्गी टाइप की मिलती है जो आपको पेरिस में मिल जाती है आधी रात के बाद. ठीक है. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her. And on this part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब finally क्या हुआ कि वो उनको उतनी दूर तक ले गया जितनी दूर पॉसिबल है और फाइनली वेरली अप टू द अपार्टमेंट और उनके अपार्टमेंट लेके गया वहाँ पे. और फाइनली अब ये जो उसका जो एक आप कह सकते हैं ना, जो उसका जो कासल मेयर था, जो उसने हवाई किला बना लिया था इतनी देर में, वो सब कुछ वापस नॉर्मल पे आ जाता है. और उसके हस्बैंड को अब क्या होता है कि उसके पास पे उसको याद आता है कि भाई मुझे तो सुबह 10 बजे जो है वो काम पे टाइम पे ऑफिस पहुँचना है, ये तो सुबह 4 तो बज ही गए. शी रिमूव द रैप फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर द फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन अ ग्लोरी. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. अब फाइनली क्या हुआ कि आगे आखिरी बार उसने अपना रैप हटाया और जाके वो खड़ी हुई ग्लास के सामने और अपने एक बार आखिरी बार उसने सोचा कि मैं अपने आप को पूरा जितना मैं सजी धजी हूँ एक बार आखिरी बार मैं अपने आप को देख लूँ कि मैं लग कैसी रही हूँ. और जैसे ही उसने देखा उसकी चीख निकल गई जोर से और एकदम रोने लग गई वो बेतहाशा, क्योंकि उसका जो नेकलेस था, इतना महंगा इतना एग्जॉटिक नेकलेस जो अपनी फ्रेंड के यहाँ से लाई थी, वो कहीं नहीं था, वो गायब हो गया था, चोरी हो गया था, गिर गया था. शी हैड नो आइडिया अबाउट इट. राइट नाउ लाइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड. अब लाइजल जो है वो भी अपने कपड़े वपड़े बेचारा जो है चेंज कर रहा था, उतार रहा था. कहता क्या हुआ एकदम से क्यों चिल्ला रही हो? She turned towards him excitedly. I no longer have Mr. Frostier's necklace. कहती मेरे पास वो Mr. Frostier's का necklace नहीं है. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they looked in the fold of the dress, in the folds of the cloak, in the pocket, everywhere. They could not find it. अब उन्हें इधर ढूंढा उधर ढूंढा, कपड़ों में तो नहीं है, क्लोक में तो नहीं है, वो रैप में तो कहीं नहीं चला गया, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं था. He asked, "You sure you still had it when we left the minister's house?" कहते तुम्हें याद है अच्छे से कि वो हमने जब वहाँ वो मिनिस्टर का घर छोड़ा था तब तुम पहनी हुई थी उसको, तुम्हें ध्यान है? Yes, I felt it as we came out. कहते हाँ, मैं जब बाहर निकल रहे थे तब मुझे महसूस हुआ था कि वो है. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. तो कहती है लेकिन अगर सड़क पे गिरा होता तो कोई तो आवाज़ आती, हो सकता है हमने कैब में छोड़ा हो. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And did you notice what it was? कहती है नहीं, हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, लेकिन क्या तुमने नंबर लिया? तो कहते नहीं, मेरे पास कोई नंबर नहीं है. और तुम्हारे पास कुछ आइडिया है तुम्हें? तो कहते नहीं. They looked at each other, utterly cast down. Finally, Laisel dressed himself again. और फाइनली वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, दोनों के होश उड़ चुके हैं क्योंकि इतना महंगा जो नेकलेस है वो गायब हो गया है. फाइनली लाइजल जो अपने आधे कपड़े जो है वो उतार चुका था चेंज करने के लिए, उसने वापस फटाफट अपने कपड़े पहने और तैयार हो गया. I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if we can find it. तो कहते मैं जा रहा हूँ, मैं जाके देखता हूँ वो जहाँ पे हम पैदल चल रहे थे, हो सकता है वहाँ कहीं गिर गया हो सकता है वहाँ कहीं हो, मैं जाके एक बार देख के आता हूँ. And he went. She remained in an evening gown, not having the force to go to bed. वो अपने evening gown में ही रही, उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो कपड़े चेंज करके सो जाए. Obviously उसके होश उड़ गए थे. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. अब तकरीबन सुबह के 7 बज गए थे जब उसका हस्बैंड वापस आया और उसको कुछ भी नहीं मिला था. He went to the police and to the cab officers and put an advertisement in the newspaper offering a reward. वो पुलिस के पास गया, कैब के दफ्तर में गया, उसे एडवर्टीजमेंट डाला कि भाई किसी को भी अगर इस तरह का कोई नेकलेस मिलता है तो हम उसको इनाम देंगे, लेकिन हमें एक बार हमारा नेकलेस लौटा दो. पर ऑब्वियसली हीरे का हार था, नेकलेस था, कौन बेवकूफ़ है जो उसको कुछ रिवॉर्ड या कुछ पैसों के लिए वापस करेगा. कुछ भी नहीं हुआ. शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ bewilderment before this frightful disaster. Laisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. पूरे दिन वो कन्फ्यूजन में, गुस्से में, बेविल्डरमेंट की स्टेट में रही और उसको कुछ भी नहीं मिला. पूरा डिजास्टरस था. लाइजल शाम को घर आता है, उसका चेहरा जो है उसकी रंगत उड़ी हुई है, पीला पड़ गया, उसको कुछ भी नहीं मिला है. He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us some time." She wrote as he dictated. तो कह रहा है काम करो, फिलहाल तो अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो और उसको कहो कि तुमने वो जो नेकलेस का जो क्लैस्प है, जो बनता है जहाँ से नेकलेस, वो तुमसे टूट गया है और हम उसको रिपेयर करके वापस देंगे. कम से कम हमें कुछ तो टाइम मिलेगा सोचने के लिए.
वो सीधे सीधे वैसे ही लेटर लिखती है जैसे उसके हस्बैंड ने उसको डिक्टेट किया. At the end of the week, they had lost all hope, and Liesl, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." एक हफ्ता बीत गया, अब उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, अब तक कोई उम्मीद नहीं थी कहीं से भी नेकलेस मिलने की. लाइजल जो कि उससे 5 साल बड़ा था, कहते हैं कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें किसी भी हाल में उस तरह का दूसरा नेकलेस बनवा के देना होगा. In the shop of Plaies Royal, they found a chaplet of diamond, which seemed to be exactly like the one they had lost. अब एक शॉप पे जाते हैं जहाँ पे उनको उसी तरह का एक डायमंड नेकलेस मिलता है, बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने खोया था. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. अब उसकी कीमत जो थी वो 40,000 फ्रैंक थी. कैन यू इमेजिन? 400 फ्रैंक के लिए उसने बेचारे ने जोड़ जोड़ के पैसे रखे थे गन खरीदने के लिए. आप उसके लिए सोच सकते हैं, एक क्लर्क, एक बेचारा जो आदमी बहुत ही एक मीनियल सा जॉब करता है, पेटी सा जॉब करता है, उसके लिए 40,000 फ्रैंक खर्च करना. किसी तरह वो उससे थोड़ा सा बार्गेन करते हैं कि हमारे पास नहीं है, थोड़ा कम हो जाएगा क्या, तो वो 36,000 फ्रैंक पे जाके फाइनल होती है बात. Now, Liesl possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. बाकी बेचारा कहीं से वो 18,000 फ्रैंक जो उसके पिताजी ने उसके पास छोड़े होते हैं पैसे, वो इकट्ठे करता है. बाकी वो इधर उधर से दोस्तों से उधार लेता है. वो बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है कि मैं लौटा दूंगा, ये करता हूँ. उसने बाकी लोगों से लिया, पूरे रेस ऑफ लेंडर से उसने पैसे लिए. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स कंट्री 36,000 फ्रैंक. इस तरह कुछ करके वो 36,000 रुपये इकट्ठे होते हैं. When M. Liesl took back the jewel to the M. Frostier, the latter said to her in the frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो बड़े उससे कहते हैं कि ये मुझे पहले लौटा देना चाहिए था तुम्हें, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी. M. Frostier did not open the jewel box, and M. Liesl feared she would. What would she think if she should have perceived the substitution? What should she say? Would she take her for the robber? तो कहती है उसने खोल के नहीं देखा उसके फ्रेंड ने, और उसने ऐसे ले लिया. अब इसका कहीं ना कहीं दिल धक 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 हो रहा था, क्योंकि इसको लग रहा था कि अगर ये खोल के देखेगी तो हो सकता है ये पहचान जाए कि ये इसका नेकलेस नहीं है और हमने दूसरा नेकलेस दिया है, और ये पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगी. इसको ऐसा तो नहीं लगेगा कि हमने चोरी कर लिया इसका नेकलेस. इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी. Now Liesl now knew the horrible life of necessity. She did her part, however completely heroically. It was necessary to pay his frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in the attic. अब उनको एक चीज़, एक बहुत ही जो आप कह सकते हैं सबक जो है लाइफ में मिल गया था कि ज़िंदगी में एवरीथिंग डजंट हैव टू बी दिस हंकी डोरी. आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं. अब उन्होंने ये नेकलेस खरीद लिया था जिसको उनकी लाइफ लॉन्ग सेविंग तो जो थी वो तो चली गई थी. उनके जो उनको ख़ानदान में मिला था, विरासत में मिला था, वो भी चला गया. जो इधर से उधर से उन्होंने उधार लिया था, अब उसको कहीं चुकाना है उनको. ऑब्वियसली उनके डेट चुकाने हैं उनको. एंड दैट वाज अ माइटी बिग सम मैन, दैट वाज अ माइटी बिग सम. और उसके लिए उनको उनकी जो घर में मेड काम करती थी, उन्होंने वो मेड छुड़वा दी. उन्होंने उनकी जो लॉजिंग है वो चेंज कर दी. उन्होंने जो रेंटेड अपार्टमेंट जहाँ वो रहते थे उसकी जगह वो एटिक में रहने लगे. और बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी लाइफ में वो चेंज हो गई, बिकॉज उनको जाहिर सी बात है कि अब दे हैड टू पे बैक दोज डेट. उसको किसी भी तरह से ये पैसा चुकाना था. जो उनको उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया था, वो कहीं ना कहीं उसको पूरा कर्जा उतारना बहुत ज़रूरी था. अब She learned the odious work of the kitchen. अब आप सोचिए बेचारी, वो अपने आप को इतना रईस और इतना इतना वेल ऑफ एंड वेल टू डू मानती थी कि उसको नॉर्मल लाइफ जो है वो अच्छी नहीं लगती थी. अब उसको किचन के जो रोज़मर्रा के काम है वो भी उसको सीखने पड़े. उसको डिशेस वॉश करनी पड़ रही थी. She washed the soiled linen, their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people. She went to the grocers, the butchers, the fruiters, with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. मतलब क्या हो रहा था अब उसको, मतलब अब बात कुल मिला के ये है कि जो काम उसने पहले उसको करना बहुत ही बिलो डिग्निटी लगते थे, वो सारे काम अब उसको करने पड़ रहे थे. उसको
कपड़े धोने पड़ रहे थे, कपड़े सुखाने पड़ रहे थे, नीचे जाके सामान लाना पड़ रहा था, ग्रोसरी की शॉप पे जाना पड़ता था, बिल्कुल प्लेन सिंपल क्लोथ्स पहनने पड़ रहे थे, उसको फ्रूट मार्केट जाना पड़ रहा था, बुचर के पास जाना पड़ रहा था मीट खरीदने। हर चीज़ उसको जो वो नहीं करना चाहती थी या नहीं करती थी, वो सब कुछ उसको अब खुद करना पड़ रहा था, सब कुछ उसको अपने आप देखना पड़ रहा था अब। ठीक है, मतलब अब क्या, शी वॉज सेविंग एवरी फ्रैंक, every little penny that came to her. So that is what it was about. Now, the husband worked evening, putting the books of some merchant in order, and night he often did copying at 5 sols a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. और husband जो है बेचारा वो भी night shift कर रहा है, evening shift कर रहा है, रात में काम कर रहा है, दिन में काम कर रहा है, उसके merchant की जो books है उनको order में रख रहा है, जितने odd काम वो कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किए, and they were just trying to make up for the money. They were trying to come up with the money कि किसी तरह वो पैसे को, जो उनसे पैसा खर्च हो गया है, वो किसी तरह वो पैसा पूरा इकट्ठा कर लें और वो किसी तरह से उस चीज़ का जो लॉस है उनका उसको कवर अप कर सके। ये सब कुछ जो है पूरी लाइफ, ये जो चीज़ें उन्होंने की, 10 साल तक उनका स्ट्रगल चला। 10 साल ये करने के बाद, 10 साल डबल शिफ्ट और सुबह का काम, रात का काम, डिशेस वॉश करना, लिनन धोना, ये सब कुछ 10 साल तक उन्होंने किया और 10 साल के बाद उनका जो अमाउंट है वो किसी तरह रिकवर हो गया। ठीक है, Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman and crude woman of the poor household. अब लाइजल जो उसकी सुंदरता थी, जो उसकी पिटीट बिहेवियर था, जो उसकी एक प्रिटी बेयरिंग थी, वो सब कुछ कहीं धूमिल हो गई है। अब वो एक रफ हो गई है, वो शी हैज़ बिकम अ रफ टफ वुमन ऑफ द स्मॉल पुअर हाउस होल्ड, जिसको मालूम है दैट शी हैज़ बिकम द लेडी ऑफ द हाउस। उसमें अब वो जो एक आर्टिफिशियलिटी थी वो नहीं रही है। नाउ शी नोज दैट शी हैज़ टू बी देयर, आउट देयर, डू हर वर्क हर सेल्फ। शी इज़ नॉट शी नोज द डिग्निटी ऑफ लेबर has somehow come to her. Now, her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floor with a large pails of water. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of the former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. आज की डेट में सब कुछ चीज़ें बदल गई हैं, लाइफ जो है वो बहुत बदल गई है। अब वो वैसी नहीं रही जैसी वो थी अपने यूथ, अपने प्राइम में जो वो थी। अब वो एक आवाज़ जो है, उसकी आवाज़ में एक फ्रिवलसनेस आ गई है। अब उसकी आवाज़ में वो बात नहीं रही है, अब उसके चेहरे पे वो निखार नहीं रहा। अब उसके हाथ जो हैं वो उतनी सॉफ्ट नहीं रहे जैसे पहले थे। अब वो ये करती है कि वो लाउड टोन, उसके हाथ रेड हो गए हैं, उसके बाल जो हैं वो शापी से हो गए, उसके कपड़े जो हैं वो औरे जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत, शी इज़ नॉट वेल ड्रेस्ड, राइट, एंड शी इज़ जस्ट लाइक एनी अदर वुमन हु डज हर वर्क, राइट, शी इज़ लाइक अ वर्किंग वुमन। और आज भी जब उसका हस्बैंड जो है वो पोछा लगाती है तो पानी जो है बाल्टी में पानी रख के उससे पोछा लगाती है, बट आज भी जब उसका हस्बैंड कई बार लेट हो जाता है या नहीं आता तो अक्सर वो खिड़की पे बैठती है और उस शाम के बारे में सोचती है जिस दिन वो बॉल में गई थी, और वो याद करती है कि क्या दिन थे यार, क्या वक्त था, क्या दौर था। और वो सोचती है कि उस दिन वो सबसे खूबसूरत थी, सबसे अच्छी थी। कहीं ना कहीं वो उसका हार्ट पिंचेस विद द थॉट दैट शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, हाउ शी वाज फ्लैटर्ड, किस तरह से लोग उसको आके देख रहे थे, पूछ रहे थे, उसके बारे में जानना चाहते थे। एंड ऑल that happiness and that glory just comes back and drifts back to her mind. How would it have been if she had not lost that necklace? Who knows how singular is life and how full of changes, how a smaller thing will ruin or save one. कहते कैसा होता कि अगर उस दिन वो नेकलेस नहीं खोया होता, क्या पता ज़िंदगी शायद अलग होती, कुछ और होती। कैसे कोई एक चीज़, जस्ट कोई एक इवेंट, कोई एक चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी का कोर्स बदल देता है और आपको कुछ नहीं पता लाइक क्या होगा नेक्स्ट टाइम। हम इतनी लाइफ प्लान करते हैं और जस्ट विद इन सेकेंड्स आपकी ज़िंदगी जो है पलट जाती है, बदल जाती है, आपको ये भी नहीं पता। एक सिंगुलर लाइफ है और कैसे वो बदलती है, लाइक आप किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और वो ये सब कुछ सोचती थी। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was M.M. Frostier, still young, still pretty, still attractive. Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब
वो एक दिन जब शाम को वो वॉक कर रही थी, जब पूरे दिन का काम उसका हो गया था, संडे को वो वॉक कर रही थी, हफ्ते भर में उसने बहुत मेहनत की, पूरे घर के काम थे, एक संडे का दिन उसको फ्री मिला और वो वॉक कर रही थी। और वॉक करते करते उसको कोई एक लेडी आते हुए दिखती है एक बच्चे के साथ, और वो काफ़ी कुछ जाना पहचाना सा चेहरा है। उसको ऐसा लगा कि यार ये तो मैं शायद कहीं पहचानी हुई से फेस है, शक्ल है। वो देखती है कि वो मिसेस फ्रॉस्टियर थी, अभी भी यंग, अभी भी ब्यूटीफुल, अभी भी प्रिटी, एंड शी लुक्ड एज प्रिटी एज शी लुक्ड 10 years बैक टू हर, राइट, अनलाइक हर, जिस पे लाइफ और एज ने असर किया था। ठीक है, लाइजल उसको देखती है और थोड़ी सी अफेक्टेड होती है, मीन्स थोड़ा सा हिचकिचाती सी है। क्या उसको जाके उनसे बात करनी चाहिए? पहले वो सोचती है, झिझकती है, फिर सोचती है हाँ क्यों नहीं, अब तो जब पूरा पैसा भी चुका दिया है, सब कुछ है, एंड शी हैज़ पेड ऑल दी डेट एंड एवरीथिंग, तो अब उसको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हाइडिंग बैक। तो जाके मिलती है। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेन। Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, but madame, I do not know, you must be mistaken. तो जाके वो उसको अप्रोच करती है और उसको कहती है हाय जेन। अब वो जो उसकी फ्रेंड है, 10 साल में पूरी दुनिया बदल गई है, चीज़ें बदल गई हैं। अब लाइजल वैसे नहीं लगती मटिल्डा जैसी वो लगती थी, और वो जो फ्रेंड है उसकी मिसेस फ्रॉस्टियर, वो थोड़ी सी शी इज़ टेकन अ बैक, लाइक कोई इतना फर्स्ट नेम से एड्रेस कर रहा है आपको, एंड यू डू नॉट इवन नो द पर्सन कौन है क्या है, एंड शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द पर्सन हु द पर्सन इज़। और वो कहती है कि आई एम सॉरी, आप मैडम शायद मैं आपको जानती हूँ, आई मीन आप शायद आप कुछ गलती हो रही है आपको, आप शायद पहचानने में। तो कहती है नो, आई एम मटिल्डा लाउज़ल। तो कहती है नहीं, मैं मटिल्डा लाउज़ल हूँ। अ फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओह माय पुअर मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड। तो उसकी कहती है ओह माय गॉड मटिल्डा, तुम्हें क्या हो गया, तुम कितना बदल गई हो पहले से। नाउ yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. तो कहते हाँ, मेरे कुछ बहुत ख़राब दिन रहे जब मैंने आखिरी बार तुम्हें देखा था, और कुछ बहुत बहुत मुश्किल दिन भी, और कहीं ना कहीं तुम उनके लिए ज़िम्मेदार हो। ना वो फ्रेंड अस्टॉनिशन कहते मेरी वजह से, मेरे कारण तुमने बुरे दिन देखे। एंड यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर एट मिनिस्टर्स बॉल। तो कहते तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे लेंड किया था, वो मिनिस्टर्स के बॉल के पे जाने के लिए, ध्यान है तुम्हें? तो कहती हाँ वो याद है मुझे, तुम लेके गई थी, मुझे ध्यान है। वेल आई लॉस्ट इट। कहती वो मुझसे खो गया था। तो कहती ये कैसे हो सकता है, तुमने मुझे रिटर्न किया था, तुमने तो मुझे उसको लाके वापस कर दिया था, राइट, तो वो कैसे खो सकता है तुमसे? I returned another to you exactly like that, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I'm decently content. तो वो कहती है कि हाँ, पर वो मुझसे खो गया था, और मैंने तुम्हें दूसरा ला के दिया जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जैसा लगता था, लेकिन तुम हमारी फाइनेंशियल हालत जानती थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, और हमें तकरीबन 10 साल लगे हमें उसके लिए पैसा चुकाने में और उसके लिए पैसा जुटाने में, लेकिन अब फाइनली हमने उसका पैसा चुका दिया, एंड आई एम वेरी वेरी डिसेंटली कंटेंट। अब मुझे कोई किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हम उसका पैसा चुका चुके हैं। अब MM Frostier stopped short. She said, You say that you bought a diamond necklace to replace mine? तो कहते मतलब तुम एक सेकेंड, मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा मेरा वो जो हार था उसको रिप्लेस करने के लिए? तो वो कहती है yes, you did not perceive it then, they were just alike. कहते हाँ, तुम्हें शायद उस टाइम में समय समझ नहीं आया, वो बिल्कुल एक जैसे थे। And she smiled with proud and simple joy. MM Frostier was touched and took both her hands as she replied. और वो स्माइल किया, and she was proud of the fact that she was able to pay it back, right? And she smiled. And अभी Mrs. Frostier was kind of astonished, she was shocked, she did not know, she was spellbound, she had no other reaction to give. उसने बस हाथ पकड़ा Matilda का, and she held her hand and she said, Oh my poor Matilda. Oh my poor Matilda, mine were false, they were not worth over 500 francs. कहती मेरा वो नकली हार था। Oh Matilda, वो हार्डली 500 फ्रैंक से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं थी।
एंड नाउ यू अंडरस्टैंड एंड यू गेस कि क्या रिएक्शन होगा, राइट? 10 years they worked and they plodded and they did all the hard work that was possible in the world ताकि वो पैसा जो है उसका वो चुका सकें. 10 years, 10 long years, dear students, right? And लास्ट में कोई आपसे बोले कि oh my God वो तो सिर्फ नकली हार था, right? अब हम पढ़ लेते हैं ऑथर के बारे में. बट व्हाट डू यू थिंक? इट वाज पर्सनली आई फील दैट इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. अगर वो चीज़ नहीं होती, कई बार कुछ चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं व्हेन एवरीथिंग मेक्स सेंस एट द एंड ऑफ द डे, राइट? उसमें ये था कि वो अगर नहीं होता, अगर वो ये चीज़ वैसे नहीं होती जैसे हुई, तो वो शायद कभी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं समझ पाते कि यू नो शी माइट बी लिविंग इन द फॉल्स वर्ल्ड. वो अपनी एक दुनिया जो झांकी की बनाई हुई दुनिया थी उसमें जीती रहती. वो कभी शायद ये बात नहीं समझ पाती कि लाइफ इज़ रियल एंड इट गेट्स रियल with time. वो शायद कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं आती. Of course they spend 10 long years of their life in toil and hard work and struggling for the money. But अगर ये नहीं होता तो शायद कभी उनको real value of things मटिल्डा को समझ में नहीं आती. ऑफ कोर्स उसके हस्बैंड, जिसको आप कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन तो पिसी जाता है, तो उसके हस्बैंड के साथ तो बेचारे के साथ वो हुआ, लेकिन मटिल्डा के लिए दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पेरेटिव एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट? अब ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं. गाय डी मॉपसांत, अगर आप बात करते हैं, मॉपसांत वाज बोर्न ऑन 5 अगस्त 1850 इन फ्रांस. फ्रेंच राइटर थे जिनको मैंने कहा कि आपकी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेलर्स के लिए जाने जाते थे, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ राइटर्स हु डिपिक्टेड ह्यूमन lives and social forces and disillusioned and often pessimistic term. अब इनके बारे में एक चीज़ कहा जाती है कि हादी की तरह he was also a pessimistic writer. He was a pessimist थे, right? Many of the short stories by him are set during the France-Prussian War of the 1870s. He wrote around 300 stories, 6 novels and 3 travel books and 1 volume of verse. तो इन्होंने कितना काम किया है हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है. So this is the work, the exact work that they have done so far. Now, theme क्या है? Theme: the story in the necklace teaches us many lessons which form the crux of human value. The very first thing petty clerk with the Board of Education remains unhappy, right? She suffers from the feeling that she is born for all the delicacies and luxuries but has to live miserably in poverty. और ये चीज़ कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा impact करती थी. And she was up for all the superficiality of the world, right? So when she has to attend the office party with her husband, she asks him for the money to get the new dress, right? Her husband sacrifices the money he has saved to buy a gun to get her the dress. Then also she is not content. फिर भी उसको content नहीं होता. She feels that she could still look more beautiful with a jewel. Now, she does borrows the necklace from a friend thinking that it is made of diamond. At the party, she remains elegant, gracious, smiling, and absolutely happy. She was thus the prettiest of all, but the vanity is short-lived. Vanity matlab the love for oneself is short-lived and the beginning of all the troubles of her life. She loses the necklace and she gets the new diamond necklace as the replacement by borrowing heavily. Subsequently, she is pushed to live in poverty as she slogs for 10 years. Slog मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना. Slog for 10 years to save the money to pay back the huge debt. Then, on the horrible reality frightens her. She realizes how the false pride has taken away the otherwise happy, contented life. ये है basically इसकी theme. कि आपकी एक उसकी बेवकूफ़ी की ज़िद, एक उसकी ऑस्टेंटेशन और दिखावे की जो उसकी ज़िद थी, उसने उसकी लाइफ में जो सुख था, चैन था, जिसकी वो वैल्यू नहीं करती थी, वो सब कुछ उससे छिन जाता है, ठीक है? द स्टोरी डज डिस्कस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्राइड एंड वैनिटी एंड स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड विथ व्हाट वन हैज़. तो स्टोरी क्या बात करती है कि आपका झूठी जो चमक है, चमक दमक की दुनिया है, आपकी जो झूठी वैनिटी है, शान है, वो आपको कहीं नहीं लेके जाती और इवेंचुअली जो आपके पास है आप वो भी खो देते हैं, राइट? आप अपनी सुकून, अपना शांति, अपना कंटेंट, आप सब कुछ खो देते हैं और फाइनली आपके पास जो है आपको उसमें संतुष्टि आनी चाहिए, होनी चाहिए, राइट? तो लाइफ अदरवाइज टीचर्स यू सम हार्ड लेसन्स. सो दिस इज द थीम. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स, राइट? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड? नाउ इज हर से यहाँ पे हमारा मतलब है Matilda's husband, ठीक है? Now,
Her husband M. Liesel is an ordinary and average young man, a mere clerk by profession. Mere क्यों बोल रहे हैं हम बार बार? क्योंकि यही class distinction जो है दिखाया गया है. He is still contented with his job. Also, he is a caring man as he is excited to show the dinner invitation to his wife. मतलब कहीं ना कहीं वो जानता है कि वो अपनी वाइफ को उतना कंटेंट, उतना खुश शायद नहीं रख पा रहा है, और इसी वजह से वो उसको जब उसको इनवाइट मिलता है मिनिस्टर के घर जाने का, तो वो बहुत ज़्यादा उसको कहता है कि उसको लगता है कि मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी. एंड ही इज अ केयरिंग हस्बैंड, क्योंकि जो पैसे उसने सेव डाउन करके रखे हैं अपने लिए गन खरीदने के लिए, समर के लिए, वो भी वो उसको दे देता है कि अच्छा जाके ठीक है तू ड्रेस खरीद ले. ऑलराइट. नाउ The course of Liesel's life changed due to the necklace. Comment. Liesel's की life क्यों change हो जाती है necklace की वजह से? It take Liesel's a decade. Decade मतलब क्या? 10 साल का period, right? To pay back the money they borrowed to, but the necklace. To buy the necklace. ठीक है? Buy the necklace, and it changed everything for them. They had to move to the poorest quarters to the city with no maid or assistants. ठीक है, Matilda को खाना बनाना पड़ता है, clean करना पड़ता है, mend, sew, all the household chores were done by Matilda herself. अब उनको अपना घर छोड़ के attic में shift होना पड़ता है, उनको एक एक penny बचानी पड़ती है, एक आप कह सकते हैं एक रुपए, एक franc उनको save down करना पड़ता है ताकि वो उसको अपने survival के लिए, and so that they can pay up the debt. The husband had to work in the evening and night to pay their debt. In this way, the course of Liesel's life changed due to the necklace, due to the loss of the necklace. ठीक है? Now, what would have happened to Matilda if she confessed to her friend that she had lost the necklace? क्या होता है Matilda को अगर वो ये कह देती कि उसने necklace खो दिया है? जाहिर सी बात है अगर वो ये कह देती कि उसने necklace खो दिया है, मे बी उसकी friend ये कह सकती थी कि how careless of you, कि तुमने किसी की कोई चीज़ लेके गए और तुमने खो दी. लेकिन कम से कम उसको ये पता चल जाता कि वो necklace जो है वो नकली है, और उनको फिर शायद ये 10 साल जो उनकी टॉयल थी, मेहनत थी, वो शायद बच जाती. राइट? तो क्या हो सकता था? Truth and honesty would have saved Matilda from her doom. आप कह सकते हैं कि doom यहाँ पे जो कहा गया है कि वो जो 10 साल का जो slog टॉयल है वो शायद उसको बचा लेता अगर सिर्फ उसने जाके सच्चाई बोल दी होती. If only she had been courageous enough to confess to her friend the truth of the necklace, she would have come to know that it was a fake one that cost a mere 500 francs. और फिर वो चाहती तो 500 francs obviously वो दे देती. Now she would have not spent her husband's entire inheritance and borrowed 18,000 francs to pay for its replacement. In fact, she would have saved herself and her husband from 10-year long of crushing poverty, misery and back-breaking labor. ठीक है, back-breaking मतलब आपकी कमर तोड़ मेहनत और स्लॉग से शायद वो खुद को बचा लेती और अपने हस्बैंड को बचा लेती अगर सिर्फ वो जाके ये बात कन्फेस कर पाती, बोल पाती कि मुझसे वो गुम गया है, और शायद ये सच्चाई उसको पता चल जाती. राइट? What do you think were the feelings of Madame Frostier when she came to know that Matilda returned her a diamond necklace in place of an artificial one? आपको क्या लगता है कि मिसेस फ्रॉस्टियर का क्या रिएक्शन होगा, या मिसेस फ्रॉस्टियर को क्या लगा होगा जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मेटिल्डा ने एक्चुअली असली डायमंड का नेकलेस जो है वो रिप्लेस कराया है किससे? एक नकली 500 रुपये के या 500 फ्रैंक के, उनके मामले में 500 फ्रैंक के नकली नेकलेस की जगह. Matilda borrowed a necklace from Madame Frostier to wear at a party. She lost it somewhere and in that place returned a diamond necklace to her. She was unaware of the fact that it was an artificial one. Madame Frostier was shocked to know the whole story. Madame Frostier thought that the situation could have been avoided if Matilda had dared to accept the truth and share it with Madame Frostier. तो कहते अगर वो उनको लगा कि यार अगर तुम मुझे ये बता देती, if you would have told this to me simply आके, तो इतनी मेहनत, इतना लेबर, इतना सब कुछ नहीं होता. राइट? और ऑब्वियसली उनको ये लगा होगा एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ जिसको आप कहते हैं ना अफसोस या रिग्रेट, उनको भी होगा कि ओ माय गॉड, आई मीन मुझे बताना तो चाहिए था वाली फीलिंग जो है उनको आई होगी. राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर. राइट? द कैरेक्टर स्केच ऑफ मेटिल्डा. मेटिल्डा हमारी सबसे मज़ेदार कैरेक्टर है. ठीक है, हस्बैंड तो उसका बहुत क्लियर कट था. मेटिल्डा वॉज एक्सेप्शनली प्रिटी, दिस इज फैक्ट. By virtue of her good looks, she felt that she was born for all the delicacies and luxuries. क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि उसको लगता था कि सिर्फ डेस्टिनी का खेल है कि मैं एक नॉर्मल एवरेज घर में पैदा हुई, वरना मुझे तो लग्जूरियस लाइफ के लिए मैं बनी ही हूँ. ठीक है. She wished to be admired and loved and to be married to some rich or renowned person, but she was unlucky. Why she was unlucky? Because she married a mere clerk. Although that man was so good, so mighty good, कि उसने इससे जब खो गया, एक तो ना सिर्फ उसने बेचारे ने पैसे दिए, अपनी जो सेविंग थी उसको छोड़ के कि भाई तू
ड्रेस खरीद ले, बल्कि उसने जब उसने खो गया तब भी उसने ऑफ भी नहीं करी, राइट। उसने अपने जो पूरी उसकी इनहेरिटेंस थी वो लगा दी, उसने सब कुछ लगा दिया। उसने ये नहीं कहा कि तुमने घुमाया है मैं क्यों करूँ मेहनत, राइट। ही वॉज वर्किंग डे एंड नाइट, सो ही वॉज सच अ अमेजिंग मैन जिसकी वैल्यू मैटिल्डा को पहले नहीं थी, ठीक है। शी वॉज born into a family of clerks. Since she has no dowry, she agreed to marry a petty clerk. She was always grumbling. She dreamt of lavish parties and rich dresses and jewels. वो हमेशा इस बात पे क्रिप करती रही कि मेरे पास तो कोई पहनने को कपड़े ही नहीं है, मेरे पास तो अच्छा खाना नहीं है, मैं तो महंगी महंगी पार्टीज में भी नहीं जा सकती। और ये चीज़ उसको हमेशा से हिट करती रही बहुत ज़्यादा। Her dreamy, ambitious and vain nature pushed her into trouble. उसका ये जो उसका नेचर था, जो एम्बिशियस था, ओवर एम्बिशियस, जिसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ अपनी डेस्टिनी को क्रिप करती थी। वेन नेचर जो था उसने बहुत महंगी उसकी कीमत चुकाई अपने फूलिश डिजायर्स के लिए। एंड शी बोरोड अ नेकलेस टू वेयर एट द बॉल। शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड विद जॉय and success, but the necklace was lost. That ruined her physically. उसने उसको physically, mentally, emotionally हर लेवल पर तोड़ा। लेकिन physically जिस चीज़ की उसको इतनी ज़्यादा थी, that I look pretty and I look beautiful and I look ravishing and everybody is after me and I'm attractive, वो सब कुछ धराशायी हो जाता है, ठीक है। She became a crude, hard, shabby woman of poor family, but she was brave and honest. She worked hard ungrudgingly to pay off a loan. लेकिन एक और चीज़ है, हर आदमी में कोई अच्छाई भी होती है कि वो ऑनेस्ट थी। उसने बहुत मेहनत की और जब उसने उसको एक्चुअली लोन चुकाना था तो उसने उसके लिए उसने जी तोड़ मेहनत की, मतलब कमर तोड़ मेहनत की उसने, और अपना लोन जो है उसने जब चुका दिया उसके बाद शी वॉज प्राउड एंड हैप्पी ऑफ द फैक्ट नाउ शी हैज़ डन दैट व्हाट शी वांटेड टू डू, राइट। और फिर जाके उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि हमने तुम्हें असली वो दिया था एंड नाउ दैट आई हैव पेड फॉर इट, आई हैव नो गिल्ट अबाउट इट, राइट। तो ये आपको मैटिल्डा के बारे में बताता है। With this, we have come to an end of an interesting chapter. मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि बहुत मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, आपको पढ़ के ज़रूर अच्छा लगेगा। आई होप यू हैड अ गुड टाइम, आपको अच्छा लगा होगा, आपको अपने मॉरल लेसन मिला होगा, आपको सीख मिली होगी और आप ये सीखे होंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट। ओके, सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। ऑफ कोर्स अभी तक आप स्टेप अप अकेडमी को कर चुके हैं सब्सक्राइब, तो मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरे साथ ही भागते हुए भाई साहब भी आ चुके हैं नमस्कार करते हुए। एंड वी आर साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड और बने रहिए स्टेप अप अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।